मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा का 40वां। ये किस्सा तो बहुत पुराना है, लेकिन आज भी याद करता हूं तो लगता है जैसे अभी कल ही की बात हो। ये तब का जिक्र है जब लखनऊ में चलने वाली टेम्पो टैक्सी आजकल की तरह नीली आसमानी नहीं बल्कि काली पीली हुआ करती थी। कैसरबाग टेम्पो स्टैंड पे यही काली पीली टेम्पो कतार में एक दूसरे के पीछे खड़ी होती थी और वहां सवारियों के लिए मारा मारी चलती रहती थी। अमीनाबाद बोलो, रकाबगंज, मौलवीगंज, नक्कास बोलो, एक सवारी एक सवारी एक सवारी। अरे खाला बस चल रहे हैं, आइए 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 ना। इन आवाजों से गूंजते टेम्पो स्टैंड पर किनारे की तरफ एक टेम्पो उन दिनों चौरसिया पान भंडार की तरफ मुंह करके काफी वक्त से खड़ी थी। टेम्पो थी तो बहुत सजी धजी, लेकिन उस पर पटी हुई धूल से जाहिर होता था कि वो महीनों से चली नहीं है। हालांकि कुछ महीनों पहले तक वो टैक्सी ऐसी चकाचक थी कि सबकी निगाहें उसी पे ठहर जाती थी। यह बेहतरीन चमचमाता पेंट, लाल डिजाइनर सीट कवर, अंदर की छत पे जगमग जगमग करते बल्ब, दिलों के बीचों बीच घुसे तीर वाले जहां तहां चिपके स्टिकर, यहां वहां से लटकते परांदे, और हाँ, टेम्पो के पीछे लिखे हुए शेर, जिनमें से एक था, मुलायजा फरमाइएगा, कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा लखनऊ लंदन से कम नहीं। इस टेम्पो के मालिक थे रफीक अहमद उर्फ रफीक भाई। पता नहीं क्यों मोहल्ले में कुछ लोग उनको चचा भी कहते थे। उम्र यही कोई 40-42 के आसपास होगी। बालों के दोनों तरफ से झांकती हुई हल्की सफेदी, बाहर निकला हुआ पेट, और हाँ, एक अजीब आदत थी उनकी, बल्कि आदत नहीं, मैं तो कहूंगा कि कोई दिमागी खलल था। रफीक भाई उर्फ चचा जब भी किसी की मौत की खबर सुनते थे तो उनकी हंसी छूट जाती थी। जी हाँ, किसी के मरने की खबर सुनी नहीं कि बस चेहरे पे हंसी बिखरने लगी। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बताया कि ये एक मनोवैज्ञानिक दिक्कत है जो कई लोगों को होती है। हालांकि रफीक भाई अपनी इस आदत के चलते कई बार जनाजों से भगाए जा चुके थे। अरे कारी साहब, वो जो थे नहीं एक, अरे वो बड़ा सा पेड़ था, लुंगी पहनते हुए गुजरते थे इधर से। अरे हमारे पड़ोसी मर गए, आज मर गए। वैसे बस यही एक खराबी थी चचा में, बल्कि खराबी भी क्यों कहना, मजबूर थे बेचारे। आ जाती थी हंसी, क्या करें, बाकी आदमी नेक थे। अब तो खैर उनकी टेम्पो बंद पड़ी थी, वरना 3 महीने पहले तक रफीक भाई की यही टेम्पो कैसरबाग स्टैंड से जब निकलती तो उसमें से 2 आवाजें गूंजती थीं। एक तो थी अताउल्ला खान की और दूसरी थी उनके हेल्पर छब्बन की। वो जो हाफ पैंट पहने लगभग लटका हुआ आसपास से गुजरते हुए रिक्शा और दूसरी गाड़ियों को आवाज लगाता चलता था। चलो वहां से, ए रिक्शा किनारे कर भाई, ए ट्रॉली रोक के, स्कूटी वाली मैडम साइड प्लीज। रफीक भाई ड्राइवर सीट के बगल में बैठी सवारी से कहते, लो भैया सुनो, इधर खिसकाओ, एक पैर इधर निकाल लो, गियर फंस रहा है। सवारी गुस्से में बड़बड़ाती, 2 की जगह 3 बिठाएंगे, फिर कहेंगे पैर इधर कर लो, हाथ इधर कर लो। हाँ, लेकिन कोई चारा न पाकर एक पैर गियर लीवर के दूसरी तरफ कर ही लेती, और इस तरह सवारी के दोनों पैरों के बीचों बीच गियर बदलते हुए रफीक भाई टेम्पो लेकर पुराने लखनऊ की सड़कें नापते रहते। चचा ने इस उम्र पे आने के बावजूद शादी नहीं की थी, और इसकी वजह क्या थी, ये कुछ खास लोगों यानी छब्बन, कारी साहब और वो शायर है ना मोहसिन लखनवी, इन तीनों के अलावा किसी को नहीं पता थी। दरअसल ये भी एक दिलचस्प किस्सा है, चलिए वो भी सुन लीजिए। रफीक भाई हमेशा से अताउल्ला खान के फैन थोड़े थे। अरे पहले तो वो इश्क मोहब्बत के गाने सुनते थे, रंगीन कमीज और बेल बॉटम वाली पैंट, दिल शेप की बकल वाली बेल्ट के साथ पहन के गड़बड़ झाला मार्केट में घूमते थे। देखिए, इश्क आदमी को स्टाइलिश बना ही देता है? उनकी जिंदगी को इश्क की जिस खुशबू ने महकाया था उसका नाम था अमरीन जहां। वहीं आईटी कॉलेज में पढ़ती थी। कमर तक लटकते बाल, भूरी आंखें, पतली नाक, ठोड़ी पे तिल यानी ब्यूटी स्पॉट,
और मुस्कुराती थीं तो किनारे वाले दांत पे चढ़ा दूसरा दांत। आए हाय हाय हाय, खूबसूरती की इंतहा थी समझ लीजिए। कहाँ रह गए थे आप? अब आ रहे हैं। इमाम बाड़े के बाहर वाले बाग में मुलाकात के दौरान जब रफीक भाई लेट हो जाते तो वो झूठ मूठ के गुस्से से कहती, अब जानते हैं ना कि आपके इंतजार में मेरा एक एक पल कितनी मुश्किल से कटता है। आइंदा ऐसा मत कीजिएगा वरना। रफीक भाई मुस्कुरा के उसका हाथ अपनी हथेलियों से दबा लेते और फिर सामने गमले में लगे 2 गुलाब के फूल एक दूसरे के करीब आने लगते। अमरीन और रफीक भाई एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों के वालिद काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि अमरीन के वालिद दिलशाद बेग का नाम शहर के नामी गिरामी लोगों में लिया जाता था और काफी पैसे वाले लोग थे, फिर भी उनको रफीक और अमरीन के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। बल्कि रफीक भाई के अब्बा के इंतकाल के बाद तो दिलशाद बेग ने खुद उनके और अमरीन के रिश्ते को लेकर बात बढ़ाई थी। लेकिन भैया वो कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत और टेम्पो के गियर कब बदलते हैं पता नहीं चलता। चचा वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। इतवार का दिन था। खबर मिली कि अमरीन के दादा का इंतकाल हो गया है। होने वाले ससुराल का मामला था, सो चचा फौरन सफेद कुर्ता पाजामा पहन के चल दिए। मौके पे पहुंचे तो देखा भीड़ लगी थी। अमरीन और घर की दूसरी औरतें रो रही थीं। दिलशाद साहब भी जनाजे के पास बैठे सुबक रहे थे। आओ आओ बेटा आओ, इधर इधर निकल आओ, देख लो आखिरी बार तुम भी। दिलशाद भाई ने उनसे कहा तो चचा ने संजीदगी में हाँ में सर हिलाया और गमजदा चेहरा बनाकर जनाजे की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही जनाजे के मुंह से चादर खिसकाई गई, रफीक भाई के चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट उभर आई। कई निगाहें उनकी तरफ गुस्से से तन गई। अच्छा, वहां तो बात जैसे तैसे संभल गई, लेकिन जब जनाजा उठने लगा और रफीक भाई ने मैयत का एक पाया अपने कंधे पे लिया तो इस बार उनकी हंसी रुक नहीं पाई। बोले, अरे और उठाओ भाई, ये काफी भारी है। इस बार रिश्तेदारों ने उनको घेर लिया। कौन है बदतमीज, निकालो उसको खींच के बाहर। पहले तो वहां ये आवाज गूंजी और उसके बाद अरे 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 भाई साहब, अरे अरे बात तो सुनिए। अरे अरे बाल 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 तो छोड़िए भाई। अरे अरे एक मिनट, अरे 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 गला कस रहा है भाई। अरे अरे भाईजान, घुटना नहीं, घुटना नहीं, घुटना नहीं। वो दिन था और आज का दिन है। दिलशाद बेग ने सख्त मुनादी करवा दी थी कि ये लड़का इस तरफ दिखा तो अच्छा नहीं होगा। और यही वो मोड़ था जहां रफीक भाई और अमरीन के इश्क का अफसाना आकर रुक गया था। इस हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। इश्किया गानों की जगह अताउल्ला खान ने ले ली थी और न जाने क्या सूझी कि बस टेम्पो चलाने लगे। लेकिन वो टेम्पो तो पिछले 3 महीने से स्टैंड पर धूल खा रहा था। ये वाहन किस महाशय का है भाई? हैं? धोती कुर्ता पहने और बगल में एक छोटा सा बैग दबाए एक पत्रकार या लेखक जैसे दिखने वाले शख्स ने स्टैंड पे खड़ी रफीक भाई की टेम्पो को देखकर आते जाते लोगों से कहा, क्षमा कीजिएगा, बहुत समय से देख रहा हूं कि यह वाहन इसी अवस्था में खड़ा है। आने जाने में विघ्न उत्पन्न होता है। स्टैंड प्रशासन तुरंत तत्काल इसको हटवाए, वरना मैं इस धूल दूषित वाहन के बारे में लिखूंगा। और दूसरा रेट। सामने से चौरसिया पान भंडार पर चौरसिया जी पान पर कत्था मलते हुए बोले, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, चचा की, समझे? कुछ महीनों से वो बीमार है, इसलिए टेम्पो यहाँ खड़ी है। तुम ज्यादा फन्ने खाना बनो, नहीं तो ऐसा लप्पड़ मारेंगे ना कि सीधे घसियारी मंडी में गिरोगे आगे। आए वहां से हैं नहीं था। रफीक भाई चौरसिया के खास दोस्तों में से थे। गाड़ी रकाबगंज की तरफ बढ़ाने से पहले जब तब 32 इलायची, राज रतन, कीमाम का एक पान न दबा लें, तब तक पहले से दूसरा गियर लगता नहीं था। लेकिन आज रफीक भाई यानी चचा अपने 2 कमरे के छोटे से मकान में एक पुरानी मसहरी पर औंधे लेटे थे। सामने स्टूल पर उनके दोस्त कारी साहब बैठे थे और छब्बन बावर्ची खाने में चाय बना रहा था। चचा कराहते हुए बोले, हाय ये दर्द, उफ, कमबख्त पेट में मिरोड़ ऐसी लग रही है जैसे समंदर की लहरें उठ रही हो, कसम खुदा की। हाय इतना दर्द तो तब भी नहीं हुआ था जब अमरीन से रिश्ता टूटा था। हाय हाय। कारी साहब बोले,
परेशान मत हो चचा, सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ ही गई हैं। अपने शायर मोहसिन साहब डॉक्टर के पास गए, अभी डॉक्टर को दिखा के पता कर लेंगे कि क्या दिक्कत है। हिम्मत रखो भाई, हिम्मत रखो। अरे चाय बन गई क्या छब्बन? बमुश्किल 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। छब्बन ने दरवाजा खोला तो देखा मोहसिन लखनवी थे। आइए कह के उसने अंदर आने का इशारा किया, लेकिन मोहसिन वहीं खड़े रहे। फिर कुछ लम्हों बाद अचानक अंदर दौड़े और सीधे जाकर चचा से लिपट गए। छब्बन और कारी साहब उनको हैरानी से देखते रहे। चचा भी समझ नहीं पाए कि मामला क्या है। अरे क्या हुआ, कुछ बकोगे? उन्होंने पूछा तो सीने से लगे मोहसिन साहब की हल्की आवाज गूंजी। जिंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है। सब लोग चौंक गए। वो आगे बोले, और मौत वो सवाल है जिसका जवाब कुछ भी नहीं। फिर सर उठाकर सिसकते हुए बोले, डॉक्टर ने कहा है कि आप बस 3 महीने के मेहमान। छब्बन के हाथ से चाय की प्याली गिर गई चाय। कारी साहब अफसोस से बुदबुदाए। इधर चचा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। धक्का तो कारी साहब को भी लगा था, लेकिन वो चचा के चेहरे को एक टक देख रहे थे। शायद ये देखना चाहते थे कि अपनी मौत पे चचा को हंसी आती है कि नहीं। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा का 40वां का पहला हिस्सा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। क्या वाकई रफीक भाई मरने वाले हैं? क्या होगी चचा की आखिरी ख्वाहिश और क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, चचा का 40वां पार्ट 2।